एक अंधेरी रात थी। एक खूबसूरत टापू था, लेकिन वहाँ गैर कानूनी काम चल रहे थे। एक 50 वर्षीय आदमी जिसका नाम महेंद्र था, बड़े रौब के साथ एक विशाल कुर्सी पर बैठा था। उसके हाथ में एक सिगरेट सुलग रही थी और उसकी आंखों में गुस्से की लपटें जल रही थीं। उसके सामने एक आदमी खड़ा था जिसका नाम कपिल था। कपिल ने घबराते हुए कहा, सर, वो नहीं मिली। महेंद्र ने बिना कुछ कहे अपनी बंदूक निकाली और कपिल के सामने तान दी। ट्रिगर दबाते ही गोली कपिल को छूकर निकल गई। कपिल कांप उठा। महेंद्र गरजते हुए बोला, तुम एक लड़की का पता नहीं लगा सकते? वो लड़की मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। तुम्हें पता भी है उसने मेरा कितना नुकसान किया है। कपिल ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, लेकिन सर, वो कोई मामूली लड़की नहीं है। वो डार्क क्वीन है। वो डार्क क्वीन जिससे पूरा माफिया और काली दुनिया डरती है। वो डार्क क्वीन जिसके सामने आते ही अंडरवर्ल्ड कांपने लगता है। वो जिस पर नज़र डाल दे उसकी मौत निश्चित हो जाती है। महेंद्र ने खींचकर कपिल को घूरा और गुस्से से चिल्लाया, अबे ओए, मैंने तुझे उसे ढूंढने को कहा था, उसकी तारीफ करने को नहीं। वो क्या है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुझे बस उसे खोजकर लाना है, वरना इस बार तो बच गया, लेकिन अगली बार नहीं बचेगा। महेंद्र के गुस्से से उसकी आवाज़ डरावनी हो गई थी। कपिल तुरंत वहां से भाग खड़ा हुआ। महेंद्र ने मन ही मन कहा, तू जो भी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुझे ऐसी सज़ा दूंगा कि तेरी आत्मा तक कांप उठेगी। तभी अचानक एक जोरदार आवाज़ आई। महेंद्र इधर उधर देखने लगा। तभी एक काली परछाई देखी जो ऊपर से नीचे तक काले कपड़ों में थी। उसका मुंह मास्क से छुपा हुआ था। उस परछाई का शरीर का एक भी हिस्सा साफ नहीं दिख रहा था। महेंद्र ने कहा, कौन है तू? यहाँ क्या कर रहा है? कौन है तू? बोल बे। उस परछाई ने कहा, तेरी मौत। महेंद्र उसे गुस्से से देखने लगा। तू मुझे मारेगा? अरे जा, बच्चे, तेरे जैसे बहुत देखे, पर आज तक मुझे कोई छू तक नहीं पाया। तभी बाहर एक जोरदार धमाका हुआ। महेंद्र झट से बाहर गया और सामने का दृश्य देखकर दंग रह गया। उसके सारे आदमी घायल होकर पड़े थे। किसी ने उन्हें इतनी बुरी तरह मारा था कि वे हिल भी नहीं सकते थे। तभी पीछे से आवाज आई, क्या हुआ? मौत से डर लग रहा है? महेंद्र ने पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी सामने से फिर आवाज आई, तू कुत्ते की मौत मरेगा। महेंद्र ने सामने देखा और गुस्से में उस परछाई पर हमला कर दिया। महेंद्र और उस परछाई के बीच जबरदस्त लड़ाई होने लगी। महेंद्र किसी भी तरह से उस परछाई पर जीत हासिल नहीं कर पा रहा था। लड़ते लड़ते अचानक उस परछाई की पहनी हुई हुडी उसके माथे से सरक गई। उसके लंबे घने काले बाल खुल गए जो उसकी कमर तक आ रहे थे। ये देखकर महेंद्र चौंक गया। वो सोचने लगा, ये एक लड़की है जो मुझसे लड़ रही है। उसे अपने आप पर शर्म आने लगी कि वो एक लड़की से मार खा रहा था। वो जैसे तैसे खड़ा हुआ और फिर से उस लड़की को मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वो लड़की किसी रोबोट की तरह लड़ रही थी। उसकी आंखों में ज्वाला लहराने लगी। उसकी आंखें हरी और लाल रंग की थीं, जो किसी को भी डरा सकती थीं। महेंद्र अब खड़ा होने की भी ताकत नहीं जुटा पा रहा था। वो लड़की महेंद्र को लगातार देख रही थी। उसकी आंखों में नफरत, सुकून और बदले की भावना झलक रही थी। पूरे टापू पर आग लग गई थी और ये आग उसी लड़की ने लगाई थी। आग इतनी भयंकर थी कि पूरा माहौल गर्म हो गया था, लेकिन उस लड़की पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। वो तो बस महेंद्र को तड़पते हुए देख रही थी। तभी अचानक हेलीकॉप्टर की आवाज़ आई। उसमें एक लड़की और दो लड़के थे। उस लड़की ने पूरे काले रंग के कपड़े पहने थे। उसकी आंखें भी काली थीं और उसका मुंह मास्क से ढका था। एक लड़के ने सफ़ेद सूट और दूसरे ने काला सूट पहना था। उनके मुंह पर भी मास्क था। तभी वो काली आंखों वाली लड़की बोली, बॉस। ये सुनते ही हरी आंखों वाली लड़की हेलीकॉप्टर में झूल गई और नीचे देखने लगी। जहाँ कुछ समय पहले एक खूबसूरत टापू था, वहाँ अब आग की लपटें पूरे टापू को तहस नहस कर रही थीं। ग्रीन आंखों वाली लड़की चुपचाप नीचे जलते हुए टापू को देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसने कोई अधूरा बदला पूरा कर लिया हो। आग की लपटें आसमान तक उठ रही थीं और पूरी काली दुनिया को ये पैगाम दे रही थीं। ब्लैक आंखों वाली लड़की, जिसका नाम सुहानी था, उसने ग्रीन आंखों वाली लड़की से कहा, माया, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ग्रीन आंखों वाली लड़की ने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, खेल अभी खत्म नहीं हुआ, ये तो बस शुरुआत है। माया ने अपनी काली जैकेट उतारी। उसके हाथों पर कई चोटों के निशान थे, लेकिन उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसके चेहरे पर एक सख्त सन्नाटा था। रात की ठंडी हवा में धुआं घुल रहा था और लपटों की लाल रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी। तभी ब्लैक सूट वाला लड़का, जिसका नाम वीरांशु था, जो अब तक चुप था, आगे बढ़कर बोला, अगला टारगेट कौन है? उसकी आवाज़ में एक ठंडा सा सन्नाटा था, जैसे वो पहले से ही जवाब जानता हो।
डार्क क्वीन ने हल्के से अपने मास्क को छुआ और उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। उसने दूर क्षितिज की ओर देखा, जहां अंधेरा और रहस्य उसका इंतजार कर रहे थे। उसकी हल्की मुस्कान में एक खतरनाक रहस्य छिपा था। हेलीकॉप्टर ने तेजी से उड़ान भरी और रात के अंधेरे में गायब हो गया। पीछे सिर्फ जलता हुआ टापू और महेंद्र की बुझती हुई चीखें बाकी रह गईं। उसकी चीखों में दर्द, पछतावा और भय था, लेकिन अब कुछ भी बदला नहीं जा सकता था। माया ने अपनी काली जैकेट उतारी। उसके हाथों पर कई चोटों के निशान थे, लेकिन उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसके चेहरे पर एक सख्त सन्नाटा था। वहीं दूसरी तरफ शहर से बाहर एक काले रंग का भयानक घर खड़ा था। कोई भी उस घर को देखता तो डर से कांप उठता। चारों ओर कड़े पहरे के लिए बॉडीगार्ड तैनात थे। ये घर दिन में ही बेहद डरावना लग रहा था। तभी एक शानदार काली लग्जरी कार आकर रुकी। कार के दरवाजे से एक हट्टा कट्टा आदमी जल्दी से बाहर निकला और पीछे का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही एक लंबा, ताकतवर, बेहद आकर्षक और नीली आंखों वाला आदमी बाहर निकला। उसकी शख्सियत इतनी प्रभावशाली थी कि उसके दुश्मनों की रूह कांप जाती और लड़कियां उस पर फिदा हो जातीं। वो शान से चलते हुए अंदर आया और राजा की तरह सोफे पर बैठ गया। फिर उसने गहरी आवाज़ में कहा, खन्ना, उसे घसीटते हुए मेरे सामने लाओ। खन्ना तुरंत हुक्म मानते हुए वहां से चला गया। नीली आंखों वाले उस आदमी ने एक सिगरेट जलाई और धुएं के छल्ले हवा में छोड़ने लगा। तभी खन्ना एक आदमी को घसीटते हुए अंदर लाया और जमीन पर पटक दिया। डर के मारे कांपते हुए उस आदमी ने कहा, मुझे माफ कर दो ड्रैगन। ड्रैगन ने अपनी नीली आंखों से पहले उसे घूरा और फिर गरजते हुए कहा, तुझे छोड़ दूं? क्या तुझे पता भी है तूने क्या किया है? तूने ड्रैगन के साथ गद्दारी की है। अब तू ड्रैगन की आग में जलने के लिए तैयार हो जा। वहीं खड़ा खन्ना मन ही मन सोच रहा था, ड्रैगन से गद्दारी? अब तो तू तड़प तड़प कर मरेगा। ड्रैगन ने खन्ना की ओर इशारा करते हुए कहा, ले जाओ, इसे और बता दो कि ड्रैगन से गद्दारी करने का अंजाम क्या होता है। वो आदमी डर के मारे ड्रैगन के पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, ड्रैगन, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन ड्रैगन के चेहरे पर कोई दया नहीं थी। खन्ना ने उस आदमी को घसीटते हुए एक कमरे में डाल दिया। हालांकि उसे कमरा कहना सही नहीं होगा, क्योंकि वो जगह किसी नरक से कम नहीं थी। चारों ओर खून बिखरा था। जगह जगह कीड़े रेंग रहे थे, मांस के टुकड़े पड़े थे और दीवारों पर खरोंचों के गहरे निशान थे। वो जगह मानो धरती का नरक थी। कुछ देर बाद उस आदमी की दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई देने लगीं। वहां खड़े बाकी लोग भी सिहर उठे, लेकिन ड्रैगन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। वो बिल्कुल शांत बैठा था, मानो कुछ हुआ ही न हो। असल में अंधेरी दुनिया में दो सबसे बड़ी ताकतें थीं, -1 ड्रैगन और दूसरी डार्क क्वीन। ड्रैगन ने डार्क क्वीन से मिलने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उससे मिलना नामुमकिन था, क्योंकि वो किसी के भी सामने नहीं आती थी, और अगर कभी आती भी थी तो पूरी तरह काले कपड़ों में ढकी होती थी। उसका एक नाखून तक नजर नहीं आता था। उसके 5 बॉडीगार्ड हर वक्त उसे घेरे रहते थे ताकि कोई भी उसके करीब ना आ सके। डार्क क्वीन सिर्फ उन्हीं से मिलती थी जिनसे वो खुद मिलना चाहती थी। बाकी किसी को भी उससे मिलने की इजाज़त नहीं थी। किसी भी मीटिंग या सभा में खुद डार्क क्वीन नहीं आती थी, बल्कि उसका राइट हैंड वीराशु उसकी जगह आता था। ड्रैगन को डार्क क्वीन से एक ज़रूरी काम था। यही सोचते सोचते वो पुरानी यादों में खो गया। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं, लेकिन जब उसने दोबारा अपनी आंखें खोलीं तो उसकी पूरी आंखें लाल हो चुकी थीं। उसका चेहरा गुस्से से लाल पड़ चुका था। उसका पूरा चेहरा पसीने में भीग रहा था। कोई भी उसे उस वक्त देखता तो उसे शैतान ही समझता। अंडरवर्ल्ड मीटिंग। एक अंधेरे कमरे में कुछ लोग बैठे थे। चारों तरफ धुआं और सिगार की गंध फैली थी। सामने एक बड़ी स्क्रीन पर महेंद्र की जली हुई लाश दिखाई जा रही थी। माहौल में सन्नाटा था, लेकिन आंखों में गुस्सा और डर झलक रहा था। एक मोटा आदमी टेबल पर घूंसा मारते हुए गुर्राया, ये लड़की मौत बन चुकी है। पहले समीर, फिर विक्रम, अब महेंद्र। कोई इसे रोक क्यों नहीं पा रहा? क्या हमारी ताकत खत्म हो गई है? पीछे खड़ा एक आदमी धीरे से बोला, सर, उसे रोकना आसान नहीं। वो कोई आम लड़की नहीं, वो मौत की परछाई है। उसका हर कदम सोचा समझा होता है। कोई नहीं जानता कि उसका अगला शिकार कौन होगा। कमरे में बैठे लोगों के चेहरों पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। अब तक जिसे हल्के में लिया जा रहा था, वो अब सबसे बड़ा खतरा बन चुकी थी। दिल्ली की 5 बड़ी हस्तियां। दिल्ली में 5 लोग सबसे बड़े और ताकतवर माने जाते थे। निखिल ओबेरॉय एक बिजनेस टाइकून। उसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन उसकी पकड़ हर बड़े बिजनेस पर थी। उसका हर फैसला सोच समझकर लिया जाता था और दुश्मनों को खत्म करने में उसे माहिर माना जाता था। उसका नाम ही बिजनेस में काफ़ी था। राजवीर सिंघानिया, निखिल का सबसे बड़ा बिजनेस प्रतिद्वंदी। दोनों के बीच कड़ी टक्कर थी,
लेकिन पर्सनल लाइफ में एक दूसरे के मामलों में दखल नहीं देते थे। राजवीर और निखिल सब तरह से एक जैसे से, मिल वो पावर हो, पैसा हो या फिर रुतबा। सानिया सिंघानिया बिजनेस की दुनिया में पहली ऐसी महिला जिसने मर्दों को कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन सानिया एक सस्पेंस गर्ल थी। बहुत कम लोगों ने उसे देखा था। उसके अधिकतर काम उसका राइट हैंड रुद्र संभालता था। रुद्र न सिर्फ उसका विश्वास पात्र था, बल्कि उसकी सुरक्षा का भी जिम्मेदार था। केविन कपूर दिल्ली का सबसे बड़ा प्ले बॉय, हर वक्त मीडिया में किसी न किसी लड़की के साथ नजर आता था, लेकिन उसकी असली पहचान एक बड़े अंडरवर्ल्ड डीलर की थी। केविन सिर्फ पार्टी बॉय नहीं था, वो अपने फायदे के लिए किसी को भी इस्तेमाल कर सकता था। दुष्यंत शेखावत उसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। वो मीडिया से दूर रहना पसंद करता था और बेहद रहस्यमयी इंसान था। ऐसा कहा जाता था कि उसके पास ऐसी जानकारियां थीं जो बड़े बड़े राजनेताओं और बिजनेसमैन को हिला सकती थीं, लेकिन वो चुपचाप अपने खेल खेलता था। दिल्ली में स्थित ओबेरॉय मैंशन किसी शाही महल से कम नहीं था। जैसे ही मैंशन के अंदर एंट्री ली जाए, पहले बड़े बड़े वॉकिंग स्टेप्स आते थे, फिर एक विशाल गार्डन और अंत में वो महलनुमा हवेली जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती थी। ओबेरॉय परिवार के सदस्य निखिल के दादा इंद्रजीत ओबेरॉय, निखिल की दादी कल्याणी ओबेरॉय, निखिल के पिता आदित्य ओबेरॉय, निखिल की माँ प्रिया ओबेरॉय, निखिल की छोटी बहन आरोही जो क्रिकेट की दीवानी थी, आदित्य के छोटे भाई अनुराग ओबेरॉय, अनुराग की पत्नी अनुराधा ओबेरॉय, उनके 3 बच्चे कबीर बड़ा बेटा, स्वाति बेटी विवान सबसे छोटा बेटा। नाश्ते की टेबल पर ओबेरॉय परिवार। ओबेरॉय परिवार के सभी सदस्य डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। सिर्फ एक इंसान गायब था, निखिल ओबेरॉय। निखिल अपने फ़ोन पर किसी से सख्त लहजे में बात कर रहा था। खन्ना, मुझे वो फाइल किसी भी कीमत पर चाहिए। तुम जानते हो, अगर वो फाइल मेरे हाथ से निकली तो इसका अंजाम क्या होगा। निखिल की ब्लू आंखें, लंबे बाल और लंबी हाइट किसी भी हीरो को पीछे छोड़ दें। जी हाँ, निखिल ओबेरॉय और कोई नहीं, अंडरवर्ल्ड का राजा ड्रैगन था। वो फ़ोन रखते हुए नीचे आया तो उसकी दादी कल्याणी ओबेरॉय ने प्यार से टोका, निखिल, काम तो चलता रहेगा, पहले नाश्ता कर लो। निखिल कुछ नहीं बोला, बस कुर्सी खींचकर बैठ गया। पास बैठी आरोही मुस्कुराई और धीरे से बोली, भैया, आप हमेशा गुस्से में क्यों रहते हो। निखिल हल्के से मुस्कुराया और उसके सिर पर हाथ फेर दिया। आरोही और विवान आंखों आंखों में कुछ इशारे कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे आरोही और विवान को कुछ चाहिए था। निखिल ने गौर किया और पूछा, क्या हुआ। विवान तुरंत बोला, कुछ नहीं भैया। निखिल ने संदेह भरी नज़रों से उसकी तरफ देखा। तब आरोही बोली, भैया चलो न क्रिकेट स्टेडियम, 3 दिन बाद इंडिया वीएस पाकिस्तान का क्रिकेट मैच है और वो मुझे किसी भी हाल में स्टेडियम में देखना है। असल में आरोही को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। निखिल बोला, ठीक है, सोचकर बताऊंगा। तभी विवान ने कबीर के कान में कहा, सोचकर बताएंगे, एक क्रिकेट मैच में क्या सोचना। कोई इनसे ये थोड़ी कह रहा है कि एक दिन गुस्सा मत करो, क्योंकि ये करना भाई के लिए नामुमकिन है। कबीर ने विवान के सिर पर हल्का सा हाथ मारा और बोला, तू खाना खा, दिमाग मत खा। नाश्ते के बाद निखिल खड़ा हुआ और कबीर से बोला, 1 घंटे में मीटिंग है, सब तैयार रहो। कबीर ने सिर हिलाया, जी भैया। तभी स्वाति बोली, चलो कॉलेज। आरोही हंसते हुए बोली, दीदी आप रुको, मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। स्वाति कॉलेज के लास्ट ईयर में थी, जबकि आरोही और विवान पहले साल के स्टूडेंट्स थे। ऑफिस में ड्रैगन। जैसे ही निखिल मीटिंग के लिए तैयार होने चला गया, निखिल गाड़ी में बैठकर अपने ऑफिस चला गया। जैसे ही उसने ऑफिस में एंट्री ली, सारी फीमेल एम्प्लॉयज़ उसे देखने लगीं, मगर निखिल ने किसी पर ध्यान नहीं दिया और सीधे अपने कैबिन में जाकर काम करने लगा। थोड़ी देर बाद खन्ना आया और निखिल को उसकी कॉफ़ी दी। सर, वो फाइल केविन सर के पास है, खन्ना ने कहा। निखिल ने बस ओके कहा और खन्ना बाहर निकल गया। तभी केविन का फ़ोन निखिल पर आया। बोल, निखिल ने कहा। केविन हंसते हुए बोला, अरे भाई, न हाय न हेलो, सीधे काम की बात। मैंने तेरा इतना बड़ा काम किया और तू ऐसे इग्नोर कर रहा है। असल में केविन कपूर और निखिल ओबेरॉय बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों डार्क वर्ल्ड में एक साथ काम करते थे। वहीं
दूसरी तरफ राजवीर सिंघानिया और सिद्धार्थ मल्होत्रा भी अच्छे दोस्त थे, मगर सिद्धार्थ इंडिया में नहीं रहता था। दूसरी तरफ अहमदाबाद में एक बड़े से घर में सुहानी खाना खा रही थी, एक हाथ में चाय का कप और दूसरे हाथ में पराठा। वो मज़े लेकर खाना खा रही थी। उसने कहा, वाह एमजे, क्या खाना बनाया है, मन तो आपके हाथ चूमने का कर रहा है, पर पहले खा लूं फिर चूमूंगी आपके हाथ। तभी महिमा जी यानी सुहानी और माया की एमजे बोली, चल नटखट, खा ले चुपचाप, इतने नाटक। सुहानी बोली, नाटक? अरे एमजे, आप एक बार माया को सोचो, वो मुझसे गधों की तरह काम करवाती है, खाना खाने का भी टाइम नहीं मिलता मुझे। मैं बेचारी अकेली जान कितना कुछ संभालती हूँ, ये सिर्फ मुझसे पूछो। एमजे बोली, चुप, खाना खा ले। माया जो करती है वो तेरे लिए ही तो करती है, ताकि तू काबिल बन सके। सुहानी ने मुंह फुलाते हुए कहा, बस अब कोई बात नहीं, मैं हार मानती हूँ, क्योंकि आप माया की बुराई नहीं करोगी और ना ही मुझे करने दोगी। आपके लिए आपकी लाडली माया की जय हो। एमजे मुस्कुराई और बोली, हाँ बिल्कुल, मेरे सामने मेरी बच्ची के बारे में कोई कुछ कहकर तो दिखाए। एमजे यानी महिमा जी वैसे तो घर का पूरा ख्याल रखती थीं, खाना बनाती थीं, लेकिन माया और सुहानी के लिए वो कोई आम रसोई वाली नहीं थीं। एमजे को वो दोनों अपने घर की सदस्य ही मानती थीं, अपने दिल के बेहद करीब थीं। तभी अचानक माया सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। माया ने सुहानी को इग्नोर किया और डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गई। उसने आराम से ब्रेकफास्ट किया और फिर विराशु से कहा, मुझे डार्क वर्ल्ड के एक एक आदमी की खबर चाहिए। विराशु अंदर आते ही बोला, बॉस, हो जाएगा। सुहानी बड़ी बड़ी आंखें करके माया को देखने लगी और बुदबुदाई, अबे, इसकी तो पीछे भी आंखें हैं क्या? तभी विरांशु बोला, बॉस, ड्रैगन आपसे मिलना चाहता है। क्या करूं? मैंने बहुत बार मना किया और उसे इग्नोर भी किया, पर वो बार बार एक ही बात कह रहा है, आपसे मिलने की। सुहानी बोली, पर माया, सोचने की बात यह है कि जो ड्रैगन सब कुछ कर सकता है, जिसकी पावर तुम्हारे जैसी ही है, वो तुमसे इतनी शिद्दत से मिलना क्यों चाहता है? माया थोड़ी देर चुप रही और सोच में पड़ गई। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, पता नहीं वो मुझसे क्यों मिलना चाहता है। कुछ पल बाद माया ने विरांशु की ओर देखा और कहा, लेकिन मुझे जानना है कि आखिर ड्रैगन मुझसे मिलना क्यों चाहता है। माया खड़ी हुई और बिना कुछ कहे घर से बाहर चली गई। फिर वो गाड़ी में बैठकर दिल्ली के लिए निकल गई। यहाँ दूसरी तरफ स्वाति और विवान घर आ चुके थे और आरोही अपने दोस्तों के साथ मॉल में शॉपिंग करने गई थी। शाम का समय था। आरोही शॉपिंग करके घर की तरफ बढ़ रही थी। आरोही एक हाथ में शॉपिंग बैग था और दूसरे हाथ में मोबाइल। वह मोबाइल में कुछ देख रही थी। तभी उसने महसूस किया कि कुछ लोग उसे घूर रहे हैं। उसने नजर उठाकर देखा तो 5 आदमी उसकी ओर घूरते हुए आपस में मुस्कुरा रहे थे। उनमें से एक आदमी आगे बढ़ा और रास्ता रोकते हुए बोला, थोड़ा हमें भी देख लो। आरोही चौंक गई और रुक गई। सामने खड़ा आदमी उसकी ओर गंदी नजरों से देख रहा था। वह सहम गई और पीछे हटने लगी। तभी पीछे एक और आदमी खड़ा था जिससे वह टकरा गई। वह आदमी हंसते हुए बोला, हाय, क्या टक्कर थी, मजा आ गया। तभी तीसरा आदमी अपने सीने पर हाथ फेरते हुए बोला, टक्कर में मजा आया तो सोच आगे कितना मजा आएगा। बाकी सब जोर जोर से हंसने लगे। आरोही की आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने कांपते हुए कहा, प्लीज मुझे जाने दो। पहला आदमी आगे बढ़ते हुए बोला, अभी पकड़ने तो दो, फिर छोड़ेंगे ना। आरोही की आंखों में आंसू आ गए। उसने हिम्मत जुटाकर गुस्से में कहा, तुम सब मुझे जाने दो। मेरा भाई कौन है तुम जानते भी नहीं। वो तुम्हें ऐसा मजा चखाएगा कि तुम खड़े भी नहीं रह पाओगे। तभी चौथा आदमी हंसते हुए बोला, तेरे भाई को तो हम नहीं जानते, पर तुझे तो जानते हैं। तू एक मासूम सेक्सी लड़की हमारे सामने खड़ी है। पहले तुझे करीब से जान लेते हैं, फिर तेरे भाई को जानेंगे। फिर वह हंसकर बोला, चल, तू मुझे और मैं तुझे जानता हूं। आरोही यह सुनकर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी, प्लीज जाने दो, मेरे साथ ऐसा मत करो। तभी तीसरे आदमी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। आरोही घबराकर पीछे हट गई, लेकिन तभी एक आदमी ने उसकी कमर पकड़ ली।
यह महसूस करते ही आरोही सहम गई और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी एक आदमी ने आरोही की स्लीव को फाड़ दिया। यह देखकर आरोही ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने उस आदमी को, जिसने उसकी कमर पकड़ी थी, दांतों से काट लिया और भागने लगी। लेकिन इससे पहले कि वह ज्यादा दूर जा पाती, एक और आदमी ने उसे पकड़ लिया और जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे आरोही नीचे गिर गई। वह आदमी गुस्से से बोला, साली, शांति से कह रहे थे तो भाग रही है। और तो और, भाई को काट भी लिया। बहुत ताकत है ना तुझ में। पहले सोचा था कि किसी अच्छी जगह ले जाकर करेंगे, लेकिन अब तो सब कुछ यहीं होगा। इतना कहकर उसने आरोही के दोनों हाथ जमीन पर दबा दिए। आरोही का रो रो कर बुरा हाल था। अब तो उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकल पा रहा था। उसने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बेबस महसूस कर रही थी। जिस आदमी को आरोही ने काटा था, वह अब उसके पास आने लगा। उसने एक झटके में खुद को आरोही के और करीब ला लिया। बस, वह आदमी आरोही को किस करने ही वाला था कि तभी पीछे से बुलेट बाइक की तेज आवाज आई। सभी आदमियों ने चौंक कर पीछे देखा, क्योंकि इस रास्ते पर कोई नहीं आता था। बहुत ही कम लोग आते थे। तभी एक तेज रोशनी उन आदमियों की आंखों में पड़ी, जिससे उनकी आंखें चौंधियां गईं। एक आदमी चिल्लाया, अबे, कौन है ये? लाइट बंद कर। तभी लाइट बंद हुई। सभी ने देखा, बुलेट बाइक पर एक आदमी बैठा था, जिसने हेलमेट पहना हुआ था। वह बाइक से नीचे उतरा और धीरे धीरे उसने अपना हेलमेट उतारा। तभी उसके लंबे काले घने बाल हवा में लहराने लगे। उसकी काली आंखों में गुस्से की चमक थी। उसके मुंह पर मास्क था और पूरा शरीर ब्लैक कपड़ों से ढका था। उसने गहरी आवाज में कहा, छोड़ो उस लड़की को। एक आदमी हंसते हुए बोला, ठीक है, इसे छोड़कर तुझे पकड़ते हैं। दूसरा आदमी हंसते हुए बोला, हाँ यार, मुंह पर मास्क है, लेकिन तब भी जी ललचा रही है। जैसे ही उसने यह कहा, वह आदमी अचानक जमीन पर गिर पड़ा। सबने उसकी ओर देखा तो उसकी नाक से खून बह रहा था। वहां खड़े किसी को भी समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। एक और आदमी गुस्से में बोला, साली, मेरे भाई को मारा। इतना कहकर वह माया की ओर मारने के लिए बढ़ा, लेकिन माया ने एक झटके में उसकी पेट में ऐसा वार किया कि वह चीखते हुए जमीन पर गिर गया। अब वही आदमी जो आरोही के पास था और उसे जबरदस्ती किस करने वाला था, गुस्से में खड़ा हुआ और माया पर हमला करने दौड़ा। लेकिन कुछ ही पलों में माया ने सभी को धूल चटा दी। माया तो कुछ नहीं कर रही थी, बस उन लोगों को छू रही थी, लेकिन उनके शरीर पर इतने जोर से घाव हो रहे थे कि खून निकलने लगा। माया, जो डार्क वर्ल्ड की क्वीन थी, उसके लिए ये लोग चींटियों के समान थे। उसके शरीर की सिर्फ 1% ताकत ही इन लोगों के लिए काफी थी। आरोही बड़ी बड़ी आंखों से माया को देख रही थी। वह कुछ देर के लिए अपने साथ हुई घटना को भूल चुकी थी। वह माया की आंखों, उसकी फाइटिंग स्किल और उसकी पर्सनैलिटी में खो गई थी। तभी माया आरोही के पास आई और बोली, तुम ठीक हो? आरोही अब भी माया को हैरानी से देख रही थी। माया ने अपनी जैकेट उतारी और आरोही को पहना दी। आरोही ने जैकेट को देखा और तब जाकर उसे होश आया। तभी एक बाइक आई और माया के पास आकर रुकी। बाइक पर सुहानी थी। माया ने सुहानी से कहा, इसे इसके घर छोड़कर आओ। सुहानी ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। वह वहां की हालत देखकर समझ गई थी कि यहां क्या हुआ होगा। माया ने आरोही की ओर देखा और कहा, जाओ। आरोही जल्दी से सुहानी के पीछे बैठ गई। सुहानी ने बाइक स्टार्ट की और वहां से निकल गई। माया ने गुस्से से उन सभी आदमियों को देखा। असल में माया की आंखें हरी थीं, लेकिन पता नहीं क्यों वह उन्हें काले लेंस से छुपाकर रखती थी। तभी उसका फोन बजा। बॉस, वो लोग अहमदाबाद में आपको ढूंढ रहे हैं। आपका यहां आना ठीक नहीं है। फोन के उस तरफ वीरांशु था। माया बोली, ठीक है, मैं दिल्ली में ही रहूंगी। दिल्ली में रहने की तैयारी कर। वीरांशु बोला, जी बॉस, और फोन रख दिया। ओबेरॉय मेंशन में विवान, स्वाति, प्रिया और कल्याणी आरोही के लिए चिंतित थे।
जब आरोही को आने में देर हुई तो स्वाति ने उसे कॉल किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा था क्योंकि फोन गिर गया था। स्वाति ने आरोही के दोस्तों को फोन किया, लेकिन उन्होंने बताया कि वो तो कब की मॉल से निकल चुकी है। अब सभी को आरोही की चिंता होने लगी। तभी विवान खड़ा हुआ और बोला, मैं जाकर देखता हूं, आरोही कहाँ है। तभी मेंशन के बाहर एक बाइक आकर रुकी। विवान की नजर सबसे पहले आरोही पर गई। आरोही की हालत देखकर विवान वहीं का वहीं जम गया। घर के बाकी लोग भी बाहर आ गए। सब आरोही की हालत देखकर चौंक गए। आरोही दौड़कर विवान के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। विवान होश में आया और बोला, आरो, आरो, क्या हुआ? अब सब लोग भी उनके पास आ गए। विवान आरोही को अंदर ले गया और सोफे पर बिठाया। प्रिया बोली, आरो, क्या हुआ बच्चा? तभी सुहानी ने सब कुछ बता दिया कि क्या हुआ था। ये सब सुनकर प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। तभी दरवाजे पर आवाज आई, क्या हुआ? ये निखिल के डैड आदित्य थे, जो अभी अभी ऑफिस से आए थे। आदित्य ने आरोही की हालत देखी और घबरा गए। प्रिया ने सब कुछ आदित्य को बता दिया। आदित्य ने प्यार से आरोही के सिर पर हाथ फेरा। अब आदित्य की आंखों में गुस्सा था। मैं उन कमीनों को नहीं छोड़ूंगा, उन्होंने गुस्से में कहा। दादी कल्याणी ने सुहानी की ओर देखा और कहा, बेटा, मैं तेरा कैसे आभार मानूं? तूने मेरे घर की इज्जत को बचा लिया। आदित्य ने भी कहा, हाँ बेटा, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। तूने मेरी बेटी की जान बचाई, खुद की परवाह भी नहीं की। सुहानी मुस्कुराई और बोली, नहीं नहीं, मैंने नहीं बचाया है, मेरी दोस्त ने बचाया है। मैं तो सिर्फ इसे लेकर आई हूं। प्रिया बोली, बेटा, खड़ी क्यों हो? आकर बैठो। फिर प्रिया ने किचन में काम कर रही नौकरानी से कहा, रजो, पानी ला और साथ में चाय और नाश्ता भी। अब सुहानी को सच में बहुत भूख लगी थी, लेकिन उसने कहा, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। प्रिया ने जबरदस्ती कहा, बेटा, थोड़ा तो खा लो। तब सुहानी ने चाय का कप उठा लिया और पीने लगी। तभी कल्याणी बोली, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? सुहानी बोली, मेरा नाम सुहानी है। कल्याणी ने पूछा, तुम क्या करती हो? सुहानी बोली, मैं एक वकील हूं। कल्याणी ने फिर पूछा, तुम कहाँ रहती हो? सुहानी ने जवाब दिया, मैं अभी अभी दिल्ली आई हूं, लॉ की प्रैक्टिस करने के लिए। बस घर खोज रहे हैं रहने के लिए। सुहानी ये नहीं बता सकती थी कि वो कौन है और महल जैसे घर में रहते हैं वो। उसे पता था कि अभी अहमदाबाद जाना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए उसे यकीन था कि माया दिल्ली में ही रहने को कहेगी। प्रिया बोली, तो तुम यहां ही रह जाओ, और फिर आदित्य की ओर देखने लगी। आदित्य ने कल्याणी की ओर देखा और उन्होंने सहमति में सिर हिला दिया। आदित्य बोले, हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम और तुम्हारी दोस्त दोनों यहां रह सकती हो। सुहानी ये सुनकर घबरा गई। उसने मन में कहा, नहीं, मैं तो मान सकती हूं, पर वो डायन कभी नहीं मानेगी। उसे डर था कि अगर वे यहां रुके तो लोग उनके बारे में शक करने लगेंगे। सुहानी बोली, सर, मेरी दोस्त कभी नहीं मानेगी। कल्याणी और प्रिया ने जोर दिया, बेटा, तुम्हारी दोस्त ने हमारी बेटी की जान बचाई, हमें भी सेवा का मौका दो। आरोही भी बोली, प्लीज दी, मना मत करना। आखिर में सुहानी ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। आरोही खुशी से झूम उठी। सुहानी ने कहा, मैं अपनी दोस्त से पूछकर बताऊंगी। स्वाति ने कहा, दी, आप मेरा नंबर ले लो। सुहानी बोली, अब मुझे निकलना होगा। वह सबको अलविदा कहकर वहां से निकल गई। सुहानी अपनी बाइक चला रही थी। उसकी बाइक एक जंगल की सड़क की तरफ बढ़ रही थी। अचानक उसने एक बड़े से घर के सामने बाइक रोकी और अंदर चली गई। घर के हॉल में एक सोफे पर माया बैठी थी, जो एक फाइल पढ़ रही थी। जैसे ही उसने सुहानी को देखा, सुहानी ने कहा, मैं उस लड़की को उसके घर छोड़ आई। यह सुनकर माया ने एक पल के लिए अपनी आंखें फाइल से हटाईं, लेकिन फिर वापस पढ़ने लगी। तभी सुहानी फिर बोली। इस बार माया ने उसकी तरफ देखा। सुहानी ने कहा, वो लड़की और कोई नहीं, बल्कि निखिल ओबेरॉय की बहन है।
ये सुनकर सुहानी ने माया की ओर देखा, हालांकि माया के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। सुहानी बोली, उस लड़की के परिवार ने हमें वहां रहने के लिए कहा है। यह कहकर उसने माया को आरोही के घर में हुई सारी बातें बता दीं। फिर उसने कहा, मैंने बहुत मना किया, लेकिन कोई नहीं माना। क्या करे? हालांकि सुहानी को जवाब पता था कि माया ना ही कहेगी, क्योंकि माया को अपना कंफर्ट पहेला चाहिए। माया को सोने की समस्या थी। एक तो माया को निद्रा की समस्या थी और ऊपर से जगह चेंज होने से माया को बिल्कुल नींद नहीं आएगी। हालांकि माया अभी भी सोच में थी। ये चीजें नोटिस करके सुहानी ने मन में ही कहा, ये माया क्या सोच रही है? मना ही तो करना है। कौन सा रॉकेट छोड़ना है, इसमें इतना क्यों सोचना? लेकिन सुहानी की आंखें तब बड़ी हो गईं जब माया ने ना की जगह हाँ कहा। माया के मुंह से हाँ सुनकर सुहानी के पांव तले जमीन खिसक गई। वो बड़ी बड़ी आंखें करे माया को देख रही थी। माया ने कहा, कल सुबह चलेंगे। माया की आवाज सुनकर सुहानी होश में आई और हाँ में सिर हिला दिया। सुहानी ने साइड में जाकर स्वाति को बता दिया कि वो लोग कल सुबह आने वाले हैं। स्वाति ये बात सुनकर खुश हो गई और स्वाति ने ये बात बाजू में सो रही आरोही को बताई। आरोही ये बात सुनकर बहुत खुश हो गई।